हेलो दोस्तों। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट क्लास है आज। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट है, आप एक बार जाकर उसको जरूर देखिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। फर्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण आपका 1311 ईस्वी में करवाया गया था। यह कुतुब मीनार के पास इसके दक्षिण में स्थित है। निर्माण और अलंकरण के इस्लामी तरीकों का उपयोग करके बनाए जाने वाले पहले भारतीय स्मारक के रूप में इंडो इस्लामिक वास्तुकला में इसका एक विशेष महत्व होता है। इसमें इंडो इस्लामिक, ठीक है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला में इसका महत्व, इसे यूनेस्को द्वारा 1993 में विशेष धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया। कब? 1993 में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विशेष धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित शहरों से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो कौन से शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, मैसूर। ठीक है। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान और वास्तुत्व शासक थे। अंग्रेजों के साथ मैसूर के 4 युद्ध हुए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली जो किसके, टीपू सुल्तान के पिता थे। 7 दिसंबर 1782 को, ठीक है, मैसूर के आंग्ल युद्ध में, मैसूर के आंग्ल युद्ध में, द्वितीय आंग्ल युद्ध जो था उसमें, ठीक है, सेकेंड आंग्ल युद्ध में की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था, उसने इस युद्ध को जारी रखा। अंततः चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो गई थी। सेकेंड में इसकी हुई थी और फोर्थ आंग्ल युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? और कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे में। ठीक है। दयानंद सरस्वती का जन्म आपका गुजरात में एक मैरवी नामक ग्राम में हुआ था, मतलब गांव में हुआ था। कौन से? तो गुजरात के मौरवी नामक गांव में हुआ था, याद रखिएगा। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। कभी पूछ लेगा तो इनका बचपन का जो नाम था मूल शंकर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा
गुप्त मौर्य ने यूनान निवासी सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व पराजित किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने मौर्य प्रशासन पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी। वर्तमान में यूनान ग्रीस को कहते हैं। यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी की बात करें तो एथेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक से, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहब का दूसरा नाम आपका उद्धव पंत। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। वे मराठा सरदार बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, दत्तक पुत्र होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी, जिस कारण वे ब्रिटिश सरकार के दुश्मन हो गए और 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। तो इलाहाबाद में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर। 1858 के विद्रोह के समाप्त होने के पश्चात क्वीन विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का प्रशासन क्राउन के हाथों में आ गया। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? जब भी आपको कराया गया ऑप्शन जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 1858 में। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के पश्चात विक्टोरिया के घोषणा पत्र को नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषित किया, और जिसे भारत सरकार अधिनियम 1858 की संज्ञा से अवहित किया गया, के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। देशी रियासतों एवं सामान्य जनता के प्रति एक निश्चित एवं दिखावे के लिए ही सही उदार नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था क्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, 1857 के विद्रोह के अंत के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 जारी किया गया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन चलाने का अधिकार वापस ले लिया गया था तथा ब्रिटिश काउंसिल को सौंप दिया गया था। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल से वायसराय बनने वाला पहला लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? आपका उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद खान है। ठीक है, जो ऑप्शन पर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद ने किया। यह ब्रिटिश सरकार के हिमायती रहे। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी है। पूछेगा तो याद रखिएगा, कॉलेज नहीं था, सॉरी, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। इन्होंने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। उरुलू का तात्पर्य है, तो उरुलू का तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? तो रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है,
रेतीले पत्थर का यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसको सुरक्षित करना था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य किसको सुरक्षित करना था? यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है, डी, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य आपका व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य की संकल्प प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य, आदर्श, लक्ष्य इत्यादि निहित थे। ठीक है, यद्यपि ये कानून लागू नहीं होती, किंतु संविधान के अनुच्छेद को परिभाषित करने में इसकी सहायता ली जाती। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इनमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 13 नंबर, ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से दक्षिण अमेरिका। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, निम्न में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा? निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे भी जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। याद रखिएगा, कब पूछ लेगा कभी, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य पत्र रखा था। संविधान सभा कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन आपको 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2008 में। चलिए, और महीना पूछेगा तो नवंबर 2008 में। नेक्स्ट आपका 16 नंबर, असंगत मैच की पहचान करें। असंगत मैच की पहचान करने के लिए बोल रहे थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिया गया, हाइड्रोजन ब्लेस पास्कल आपका असंगत मैच है। हाइड्रोजन की खोज 1666 में हेनरी, याद रखिएगा, इसके द्वारा हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई थी। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया? आपको ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। ठीक है, और यहाँ पे और लिख दूँ, 1 मिनट रुकिए। 11 जुलाई को देख लीजिए आपका क्या मनाया जाता है। 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और 28 जुलाई को आपका विश्व हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? ठीक है, ट्रैक्टर बाजार है। तो आपका 19वें पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 29, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक जो है निजी क्षेत्रों का बैंक है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीप कोई शहर है? भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य में भारत में कर्क रेखा के अति समीप कोई राज्य है? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया है, मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 22 है, उस पड़ोसी राष्ट्र को की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, देख लिए क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमाएं 7 देशों के साथ मिलती है। इनमें से सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करें तो इसके साथ देखिए आपकी कौन कौन सी जो प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। तो पश्चिम बंगाल की, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम और बस इतने ही। ठीक है, एक दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो आपका फैला हुआ है हिंद महासागर तक। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो आयरलैंड का संविधान से। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है आपकी राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इसकी बात करें तो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट है अभी, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? आपका सही उत्तर हो जाएगा माजुली, असम वाला। माजुली एशिया में नदी के बीच सबसे बड़ा द्वीप है। गुवाहाटी के से करीब 400 किलोमीटर दूरी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित माजुली 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में हुआ था तथा इसके उत्तर में खेरकुटिया नदी द्वारा इसका निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 26 है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिखेगा नहीं, तो पंचायती राज संस्थान से। ठीक है, भारत का संविधान जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उस अधिनियम 1993 में संविधान के अनुच्छेद 40 में सुरक्षित किए गए राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक यह कहा गया है कि राज्यों को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए उन्हें उन्हें वे सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उन्हें एक स्वायत्तशाही सरकार की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए आवश्यक होती है। तो ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, पित्त रस भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो कहाँ होता है वो, उसको बताइए। तो आपका यकृत में। ठीक है,
पित्तरस का भंडार पित्ताशय नामक एक थैले में होता है, जो उसके यकृत कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है, याद रखिएगा। 28 है दूध। एक मिनट। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फुल क्रीम, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीक क्या है? ऑप्शन हो जो आपका बी दिया गया अपकेंद्रीकरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपकेंद्रीकरण की, एक मिनट, जो पिछला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अपकेंद्रीकरण किसको कहा जाता है, आपको डाउट होगा तो बता दूं। अपकेंद्रीकरण एक तकनीक है जिसमें मिश्रण के ठोस तथा भारी कण तल में बैठ जाते हैं तथा हल्के कण घटक, जो हल्के घटक होते हैं वो द्रव के रूप में तैरने लगते हैं। इस तकनीकी प्रक्रिया में मिश्रण को एक मशीन, जिसे अपकेंद्रीय यंत्र यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहा जाता है, में मिश्रण को डालकर तेजी से घुमाया जाता है। इससे भारी कण और अपकेंद्री बल कार्य करता है तथा वह केंद्र के पास तल में बैठने लगता है तथा हल्के कण घटक द्रव के रूप में ऊपर ऊपर तैरने लगते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अभी 29 नंबर। बस निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। गुरुत्वाकर्षण बल अपनी तरफ आकर्षित करता है कोई भी चीज को। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A और संविधान किसके संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों और संविधान संशोधन 42वें द्वारा, सॉरी, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 को संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था, याद रखिएगा। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो भी हमको बता सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।